हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू आवर एएन एजुकेशन यूनिट। आज हम मॉक टेस्ट 14 को डिस्कस करेंगे। ये आपका पेडागोजी एंड इवैल्यूएशन पार्ट से रहेगा और क्वेश्चंस जो है बाइलिंगुअल फॉर्म में ही है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, व्हाट इज द पर्पज ऑफ प्लेसमेंट इवैल्यूएशन? मतलब प्लेसमेंट इवैल्यूएशन का पर्पज क्या है, प्लेसमेंट मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसके लिए पहला ऑप्शन है आपका टू नो एंट्री बिहेवियर, प्रवेश व्यवहार को जानना। ठीक है, टू नो एंट्री बिहेवियर या प्रवेश व्यवहार को जानना, ये पहला ऑप्शन है आपका। टू नो मास्टरी ऑफ कंटेंट, सामग्री में निपुणता जानना। सेकेंड ऑप्शन में आपका है टू नो मास्टरी ऑफ कंटेंट, सामग्री में निपुणता जानना। क्वेश्चन नंबर 1 का सी ऑप्शन जो है टू सर्टिफाई द लर्नर, यानी कि शिक्षार्थी को प्रमाणित करने के लिए। यहाँ पर पूछा गया है कि पर्पस क्या है प्लेसमेंट इवैल्यूएशन का या प्लेसमेंट मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। अगर आप ऑप्शंस को देखिएगा, एक में ऑप्शन में दिया है कि जो आपका सर्टिफाई द लर्नर, दूसरा है आपका टू नो मास्टरी ऑफ कंटेंट, यानी कि सामग्री में निपुणता जानने के लिए हम प्लेसमेंट इवैल्यूएशन करते हैं, या फिर पहला ऑप्शन में दिया गया है कि टू नो एंट्री बिहेवियर। आपको पता है कि प्लेसमेंट इवैल्यूएशन जो है ये आपका कनेक्टेड है एंट्री से, एंट्रांस वगैरह इसमें आता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। टू नो एंट्री बिहेवियर या प्रवेश व्यवहार को जानना जो है आपका प्लेसमेंट मूल्यांकन का उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 2, इवैल्यूएशन व्हिच एक्चुअली टेस्ट व्हाट इट सेट आउट टू टेस्ट इज कॉल्ड। मतलब जिसको पहले से डिसाइड किया गया था अगर उसी को वो टेस्ट करें, ठीक है, वैसा इवैल्यूएशन को क्या बोला जाता है। परीक्षण करने के लिए जो निर्धारित किया गया था जब उसी का परीक्षण हो उस मूल्यांकन को क्या बोलेंगे। रिलायबिलिटी यानी कि विश्वसनीयता, वैलिडिटी यानी कि वैधता, प्रैक्टिसबिलिटी यानी कि साध्यता। तो जो पहले से डिसाइड किया गया है उसी को अगर टेस्ट किया जाए, उसी का अगर टेस्ट हो या परीक्षण करने के लिए जो निर्धारित किया गया था जब उसी का परीक्षण हो तो उस मूल्यांकन को क्या बोलेंगे, ये था आपका क्वेश्चन। सही ऑप्शन अगर आप देखिएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, वैलिडिटी यानी कि वैधता। क्वेश्चन नंबर 3, A student comparing his achievements of different grades in two subjects, what he doing? एक बच्चा है जो क्या कर रहा है ना, अपना दो सब्जेक्ट्स का ग्रेड्स को लेकर, डिफरेंट टाइप का ग्रेड्स को लेकर कंपेयर कर रहा है। तो वो लड़का क्या कर रहा है? एक बच्चा है, वो बच्चा क्या कर रहा है, लड़का या लड़की नहीं, यहाँ पर एक स्टूडेंट मतलब छात्र या छात्री कोई भी हो सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका असेसमेंट इन लर्निंग, असेसमेंट इन लर्निंग यानी कि सीखने में आकलन। दूसरा ऑप्शन है आपका असेसमेंट ऑफ लर्निंग यानी कि सीखने का आकलन। तीसरा ऑप्शन है आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी कि सीखने के लिए आकलन, असेसमेंट एज लर्निंग सीखने के रूप में आकलन। यहाँ पर आपको बताया गया कि एक स्टूडेंट क्या कर रहा है, अपना दो सब्जेक्ट का जो डिफरेंट टाइप का ग्रेड से उसको कंपेयर कर रहा है। तो वो क्या कर रहा है, यहाँ पर हो जाएगा सेल्फ असेसमेंट में जाएगा, यानी कि असेसमेंट इज लर्निंग आपका बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन सही है। इसी को हम हिंदी में बोलेंगे सीखने के रूप में आकलन। क्वेश्चन नंबर 4, डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड इज कंसर्न विथ ओनली क्वांटिटेटिव डेवलपमेंट, ओनली क्वालिटेटिव डेवलपमेंट, बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेवलपमेंट, नॉन ऑफ द एबव। ठीक है, क्वेश्चन था आपका डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इज कंसर्न विथ, चाइल्ड का डेवलपमेंट जो है इसके लिए अगर हम बोलेंगे तो वो क्या होगा, वो क्वांटिटेटिव होता है या क्वालिटेटिव होता है या बोथ होता है, या फिर यहाँ पर वो ऑप्शन है ही नहीं। इसी को हिंदी में अगर हम समझेंगे कि एक बच्चे के विकास का संबंध है केवल मात्रात्मक विकास, केवल गुणात्मक विकास, मात्रात्मक गुणात्मक दोनों विकास, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब इस क्वेश्चन का अगर आंसर आप देखिएगा आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। जो एक बच्चे का जो विकास होता है इसका संबंध, बच्चे का विकास का संबंध जो है वो मात्रात्मक भी है और गुणात्मक दोनों होगा। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 4 का सी ऑप्शन सही है। डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इज कंसर्न विथ बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डेवलपमेंट।
क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर आपको ट्रू और फॉल्स डिसाइड करना है। Piaget believes that children's development must necessarily precede their learning. मतलब आपको यहाँ पर ये बताना है कि ट्रू है ये या फॉल्स है कि पियाजेट मानते हैं कि बच्चे का जो सीखना जो है मतलब उसका विकास जो है सीखने से पहले होता है। यहाँ पर बोला गया पियाजेट बिलीव्स दैट चिल्ड्रंस डेवलपमेंट मस्ट नेसेसरीली प्रीसीड देयर लर्निंग। इसके लिए ट्रू और फॉल्स में से आपको डिसाइड करना है और इसी को अगर हिंदी में आप समझिएगा कि पियाजेट का मानना है कि बच्चों का विकास जो है अनिवार्य रूप से उनके सीखने से पहले होना चाहिए। तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो है आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ये ट्रू है। ठीक है, ये कथन बिल्कुल सही है कि जो बच्चे का विकास जो है अनिवार्य रूप से सीखने से पहले होना चाहिए। ये जो पियाजेट मानते हैं ये पियाजेट को लेकर बिल्कुल सही बोला गया। क्वेश्चन नंबर 6, लर्निंग इज ए नेसेसरी एंड यूनिवर्सल एस्पेक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग culturally organized, specifically human, psychological function. This is a tenet from. मतलब ये किसका है, वाइगोत्स्की का है, पियाजेट का है या रोजर्स का है? ठीक है, ये जो मतलब ये जो सिद्धांत है या हम अभी जो समझे ये किसने कहा है या कौन मानते हैं, वाइगोत्स्की या पियाजेट या रोजर्स। इसी को अगर हम हिंदी में समझेंगे, सीखना सांस्कृतिक रूप से संगठित विशेष रूप से मानव मनोवैज्ञानिक कार्य के विकास की प्रक्रिया का एक आवश्यक और सार्वभौमिक पहलू है। तो ये सिद्धांत जो है किसका है, वाइगोत्स्की का है, पियाजेट का है या रोजर्स का है? अब देखिए इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन ए होगा, ये वाइगोत्स्की का मानना है। ठीक है, अब अगर कंसेप्ट को समझेंगे तो पूरा एक पैराग्राफ भी अगर दिया गया है उसमें से एक लाइन से भी आप डिसाइड कर सकते हैं ये किसके बारे में बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 7, Vygotsky developed a day's approach to cognitive development, socio-situational, cognitive, social, socio-cultural। 7 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखिएगा आपका सही ऑप्शन जो है डी होगा। Vygotsky developed a socio-cultural approach to cognitive development। ठीक है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, 7 का डी ऑप्शन सही है, याद रखिएगा। वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास के लिए देश दृष्टिकोण विकसित किया, सामाजिक स्थितिजन्य, संज्ञानात्मक, सामाजिक और एक है सामाजिक सांस्कृतिक। तो वाइगोत्स्की के बारे में बोला गया है तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास के लिए सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण विकसित किया। क्वेश्चन नंबर 8, इज दिस ट्रू और फॉल्स? अकॉर्डिंग टू पियाजेट सोशल लर्निंग टेंड्स टू प्रीसीड डेवलपमेंट। ठीक है, मतलब आपको ट्रू फॉल्स बताना है कि पियाजे के अनुसार सामाजिक शिक्षा विकास से पहले होती है। क्वेश्चन नंबर 8 अगर आप देखिएगा आपका ट्रू फॉल्स में से एक को आपको डिसाइड करना है और 8 में जो दिया गया है ये बिल्कुल फॉल्स है। यहाँ पर बोला गया कि पियाजे के अनुसार सामाजिक शिक्षा विकास से पहले होती है। ठीक है, सामाजिक शिक्षा, तो इसलिए ये गलत है। 8 का आपका जो बी ऑप्शन सही होगा ये फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 9, कंक्रीट ऑपरेशनल डेवलपमेंट टाइम मतलब एज भी दिया गया है 7 to 11 years is the stage of cognitive development which is characterized by the active and appropriate use of logic। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन जो है ये भी ट्रू फॉल्स है आपका कि ठोस परिचालना विकास 7 से 11 वर्ष संज्ञानात्मक विकास का चरण है जो तर्क से सक्रिय और उचित उपयोग की विशेषता है। अभी आपको बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। ये जो है ये ट्रू है क्योंकि देखिए 7 से 11 साल और यहाँ पर बोला गया कि संज्ञानात्मक विकास का ये चरण है जो तर्क के सक्रिय और उचित उपयोग की विशेषता है। ये बिल्कुल सही है, आपका सही होगा, ए ऑप्शन बिल्कुल है, ट्रू है ये। क्वेश्चन नंबर 10, like Piaget, Vygotsky believes that young children are curious and actively involved in their own learning and the discovery and development of new understandings and schema। यानी कि पियाजेट की तरह वाइगोत्स्की का भी मानना है कि छोटे बच्चे जिज्ञासु होते हैं, सक्रिय रूप से अपने स्वयं के सीखने और नए समझ स्कीमा की खोज और विकास में शामिल होते हैं। ये जो है ये भी ट्रू फॉल्स है आपका, आपको बताना है कि ये सही है या गलत है।
यहाँ पर बोला गया कि पियाजेट की तरह वाइगोत्स्की का भी मानना है कि छोटे बच्चे जिज्ञासु होते हैं, वो लोग भी सक्रिय होते हैं और अपने पढ़ाई को मतलब स्वयं सीखने में वो लोग सक्रिय रहते हैं, काफी एक्टिव रहते हैं। वो खुद से सीखते हैं, नई समझ या स्कीमा की खोज करते हैं और ये सब जो है उनका विकास में शामिल भी है। तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा आपका बिल्कुल सही है, ये ट्रू होगा ये। Question number 11. During Piaget's sensory motor stage, children begin to develop attention and sensation, reflexes and habits, hand-eye coordination and object permanence. D ऑप्शन में दिया है B and C, ठीक है। अब क्वेश्चन में आपका जो दिया गया है, क्वेश्चन ये है कि पियाजे की सेंसरी मोटर स्टेज के दौरान बच्चों का विकास शुरू होता है। कैसे शुरू होता है? ध्यान और अनुभूति, प्रतिक्रियाएं और आदतें के माध्यम से, या फिर हाथ और आंख का समन्वय और वस्तु स्थायित्व, और उसके साथ साथ बोला गया डी यानी कि बी सी दोनों। अगर डी ऑप्शन देखिएगा बी सी यानी कि प्रतिक्रियाएं और आदतें, उसके साथ साथ हाथ आंख समन्वय और वस्तु स्थायित्व। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप देखिएगा यहाँ पर सेंसरी मोटर स्टेज बोला गया है। सेंसरी मोटर स्टेज में क्या होता है, ये जो आपका रिफ्लेक्सेस होता है और उसके साथ साथ हैंड आई कोऑर्डिनेशन होता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है, तो इसलिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सेंसरी मोटर पीरियड के बारे में बोला गया था, सेंसरी मोटर स्टेज के बारे में बोला गया था, तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12. द सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ वाइगोत्स्की's वर्क इज द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये ट्रू है या फॉल्स है? यहाँ बोला गया सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ वाइगोत्स्की's वर्क इज द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये तो बहुत ही इजी है, आपको बताना है कि वाइगोत्स्की से ये रिलेटेड है कि नहीं, जो जेडपीडी है। वाइगोत्स्की के कार्य का दूसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत समीपस्थ विकास क्षेत्र जेडपीडी है, ठीक है। तो ये ट्रू है कि फॉल्स है आपको बताना है। इसका सही ऑप्शन जो है ए ऑप्शन होगा, ये ट्रू है, ठीक है। वाइगोत्स्की से रिलेटेड है आपका जेडपीडी, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, भूल जाते हैं अक्सर बच्चे एग्जाम के टाइम पर। क्वेश्चन नंबर 13. इस तरह का क्वेश्चन अगर आएगा आप लोगों के लिए बहुत ही आसान बनेगा क्वेश्चन, क्योंकि आप लोग अगर कंसेप्ट समझे हैं, बेसिक नॉलेज भी अपना लगाकर आप लोग इसको सही कर सकते हैं। क्वेश्चन है आपका, द टीचर एनकरेजेस हर स्टूडेंट्स टू एंगेज इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, ग्रुप डिस्कशन, कोलैबोरेटिव लर्निंग, दिस अप्रोच इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। ये कौन सा प्रिंसिपल है, ठीक है? डिडक्टिव मेथड, कोलैबोरेटिव मेथड, लेक्चर मेथड। इसी को अगर हिंदी में समझेंगे कि शिक्षक अपने छात्रों को समस्या समाधान, समूह चर्चा और सहयोगात्मक शिक्षण में संलग्न होने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ये दृष्टिकोण निम्नलिखित सिद्धांत पर आधारित है। कौन से सिद्धांत पर आधारित है? एक है निगमनात्मक विधि, सहयोगात्मक विधि, व्याख्याता विधि। तो यहाँ पर सही ऑप्शन अगर आप देखिएगा, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन था आपका, द टीचर एनकरेजेस हर स्टूडेंट्स टू एंगेज इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, ग्रुप डिस्कशन, कोलैबोरेटिव लर्निंग, दिस अप्रोच इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। ये कौन सा प्रिंसिपल पर बेस्ड है? तो आप लोग याद रखिए कोलैबोरेटिव मेथड पर ये बेस्ड है, और इसका सही ऑप्शन जो है सी, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। Question number 14. When the previous learning has an effect on the performance of learning of a new action, it is called. क्वेश्चन में आपका है when the previous learning has an effect on the performance or learning of new action, मतलब जो न्यू एक्शन हो रहा है इस पर प्रीवियस लर्निंग का इफेक्ट अगर आए तो उसको क्या बोला जाएगा? जेनरलाइजेशन, प्लेट्यू ऑफ लर्निंग, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग और ट्रांसलोकेशन। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन अगर हिंदी में आप समझिएगा तो जब पिछली सीख का प्रभाव किसी नई क्रिया के प्रदर्शन या सीखने पर पड़ता है तो इसे क्या कहा जाता है? सामान्यीकरण, सीखने का पठार, सीखने का स्थानांतरण। इस क्वेश्चन का अगर आप देखिएगा आपका सही ऑप्शन जो है वो आपका होगा सी ऑप्शन सही होगा, सीखने का स्थानांतरण। इसको हम सीखने का स्थानांतरण बोलेंगे, जहां पर पिछला सीख जो है अगर आप अभी जो कर रहे हैं उस पर अगर पिछला
सीख का प्रभाव पड़े तो वो सीखने का स्थानांतरण होगा, यानी कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 15, टीचर नेवर आंसर्स द क्वेश्चंस हिमसेल्फ, she encourages her students to suggest answer through group discussion. This approach is based on the principle of proper organization of instructional material, collaborative learning, preparation for learning, active participation. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो है कंफ्यूज हो सकते हैं। यहाँ पर बोला गया कि टीचर नेवर आंसर्स द क्वेश्चंस हिमसेल्फ, शी एनकरेजेस हर स्टूडेंट्स टू सजेस्ट आंसर थ्रू ग्रुप डिस्कशन। मतलब ये खुद आंसर नहीं बताकर वो स्टूडेंट्स को एनकरेज करती है कि वो लोग आंसर को फाइंड आउट करें ग्रुप डिस्कशन के थ्रू। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, और इसी को अगर हम हिंदी में समझेंगे कि शिक्षक कभी भी प्रश्नों का उत्तर स्वयं नहीं देता, ये कभी भी जो है थोड़ा गलत में लिख दिया गया है, इसको थोड़ा समझिएगा, बस फैक्ट पर जाइए। वो अपने विद्यार्थियों को समूह चर्चा के माध्यम से उत्तर सुझाने के लिए प्रोत्साहित करती है। ये दृष्टिकोण निम्नलिखित सिद्धांत पर आधारित है। तो समूह चर्चा जो दिया गया है कि समूह चर्चा के माध्यम से वो उत्तर को ढूंढने के लिए बोलती है, तो ये किसके अंतर्गत जाएगा? इसका अगर सही ऑप्शन आप देखिएगा तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर सहयोगात्मक शिक्षा के अंतर्गत ये जाएगा। यहाँ पर बी ऑप्शन में जो दिया है कोलैबोरेटिव लर्निंग, ये कोलैबोरेटिव लर्निंग के अंतर्गत जाएगा, जहां पर टीचर खुद आंसर ना बताकर स्टूडेंट्स को कहती हैं कि ग्रुप डिस्कशन करके आंसर को फाइंड आउट करो। तो ये कोलैबोरेटिव लर्निंग है। क्वेश्चन नंबर 16, कार्ल रोजर्स इज ए ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट, बिहेवियरिस्ट साइकोलॉजिस्ट। आप देखिए कार्ल रोजर्स, आपको पता है ये जो कार्ल रोजर्स एक जो पॉइंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कार्ल रोजर्स का जो आपको कंसेप्ट जितना भी है, ज्यादा कंसेप्ट नहीं है, लेकिन इससे क्वेश्चन हमेशा आता है, हर बार इससे क्वेश्चन रहा है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखकर जाइए। कुछ जगह पर क्या होता है कि सिलेबस से, हमारा सिलेबस जहाँ से स्टार्ट होता है, कुछ कुछ पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। उस तरह से रोजर्स भी है, रोजर्स से हमेशा क्वेश्चन आता है, तो रोजर्स को एकदम क्लियर करके जाइएगा। कार्ल रोजर्स है मानवतावादी मनोवैज्ञानिक, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक, गेस्टर्ट मनोवैज्ञानिक। तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो होगा आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, मानवतावादी मनोवैज्ञानिक। ठीक है, ए ऑप्शन सही है, ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजिस्ट कार्ल रोजर्स जो है। क्वेश्चन नंबर 17, मैच्योरेशन इज ए डेवलपमेंटल प्रोसेस, एक्सपीरियंशियल प्रोसेस, सोशलाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, मैच्योरेशन के बारे में आपसे पूछा गया है। 17 नंबर क्वेश्चन जो है ये मैच्योरेशन से रिलेटेड है। परिपक्वता है विकासात्मक प्रक्रिया, अनुभवात्मक प्रक्रिया, सामाजिकरण प्रक्रिया। तो ये परिपक्वता जो है ये विकासात्मक प्रक्रिया है। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, परिपक्वता एक विकासात्मक प्रक्रिया है, यानी कि मैच्योरेशन जो है ये एक डेवलपमेंटल प्रोसेस है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, readiness for learning refers to general ability level of students, present cognitive level of students in the learning continuum, satisfying nature of the act of learning, डी ऑप्शन में दिया है थॉर्नडाइक्स लॉ ऑफ रेडीनेस। रेडीनेस फॉर लर्निंग रेफर्स टू, रेडीनेस फॉर लर्निंग से आप क्या समझते हैं आपको बताना है। सीखने के लिए तत्परता से तात्पर्य क्या है? छात्रों की सामान्य क्षमता का स्तर, सीखने की निरंतरता में छात्रों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर, सीखने के कार्य की संतुष्टिदायक प्रकृति, थॉर्नडाइक का नियम, एल रेडीनेस। ये थोड़ा डी ऑप्शन में टाइपिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पर देखिए आपको बताना है कि 80 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन कौन सा है। यहाँ पर सही ऑप्शन जो है बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सीखने के लिए तत्परता से तात्पर्य है सीखने की निरंतरता में छात्रों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर। ठीक है, सीखने की निरंतरता में छात्रों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर जो है वही है सीखने के लिए तत्परता, याद रखिएगा ये।
यानी कि जो आपका 80 नंबर क्वेश्चन था, इसका सही ऑप्शन जो है बी है। Question number 19. A teacher has some physically challenged children in her class. Which of the following would be appropriate for her to say? ठीक है, एक टीचर के पास में फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रन हैं, ठीक है, तो उनके क्लास में ऐसे भी बच्चे हैं जो फिजिकली चैलेंज्ड हैं, तो which of the following would be appropriate for her to say? तो उनके लिए कौन सा appropriate होगा, किस तरह से उनको क्लास को हैंडल करना है, वही यहाँ पर दिया गया है। Wheelchair-bound children may take the help of their peers in going to the hall. तो ये उनका इंस्ट्रक्शन का तरीका होना चाहिए क्या? पहला ऑप्शन में है wheelchair-bound children may take the help of their peers in going to the hall. मतलब जो भी व्हील चेयर से में है बच्चे, उनको बोला गया कि वो अपने ग्रुप से हेल्प ले ले हॉल तक जाने के लिए। Physically inconvenienced children may do an alternative activity in the classroom. अब देखिए कोई बच्चा अगर फिजिकली चैलेंज्ड है तो उसको हम बोलेंगे क्लासरूम में बैठ के काम करो, बाहर का कुछ काम नहीं करो, मतलब बाहर का एक्टिविटी नहीं करो, सिर्फ क्लासरूम के अंदर वाला एक्टिविटी करो। तीसरा ऑप्शन में आपका है मोहन, व्हाई डोंट यू यूज योर क्रचेस टू गो टू द प्लेग्राउंड। अब एक जगह पर हम बच्चे को ये कह रहा है कि क्यों ना वो जो इक्विपमेंट या जिसके थ्रू वो बाहर जा सकता है उसका यूज करके वो क्यों ना बाहर जाए, ठीक है, ये एक तरीका सही तरीका है, ठीक है, सी ऑप्शन। क्योंकि यहाँ पर क्या बोला गया कि टीचर जो है स्टूडेंट से कह रही है कि मोहन व्हाई डोंट यू यूज योर क्रचेस टू गो टू द प्लेग्राउंड, मतलब व्हील चेयर वगैरह में तो बच्चे रहते हैं, अगर व्हील चेयर में है तो उनको बोला जा रहा है कि व्हील चेयर का यूज करके क्यों नहीं तुम प्लेग्राउंड को क्यों नहीं जाते, तो ये एक तरीका अच्छा है। उसके बाद पोलियो अफ्लिक्टेड चिल्ड्रन विल नाउ प्रेजेंट ए सॉन्ग, तो ये तो नहीं करना चाहिए हमें, इसका सही ऑप्शन सी ही होगा आपका। जहां पर बच्चे को ये बोला जाए कि तुम्हारे पास, जैसे कि कोई बच्चे अगर व्हील चेयर में ही कोई बच्चा है, उसको बोला जाए कि तुम्हारा व्हील चेयर को यूज करके तुम वहां तक जाओ, या फिर उनके पास में जो भी होता है, ठीक है, उसको इस्तेमाल करके वो वहां तक जा सकते हैं। क्रचेस वगैरह का यूज करके अगर वो लोग क्रचेस यूज करते हैं तो उसका यूज करके वो लोग प्लेग्राउंड तक जा सकते हैं। उसी को हिंदी में समझते हैं। एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक रूप से अक्षम बच्चे हैं, निम्नलिखित में से उसके लिए क्या कहना उचित होगा? व्हील चेयर वाले बच्चे हॉल में जाने के लिए अपने साथियों की मदद ले सकते हैं, ये कहना सही है, या शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं, मतलब जो जिनका शरीर ठीक ठाक नहीं है तो वो बच्चे क्या करें, क्लास में ही रहें और कुछ वैकल्पिक काम करें, वैकल्पिक एक्टिविटी करें, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन में है कि मोहन तुम खेल के मैदान में जाने के लिए अपनी बैसाखी का उपयोग क्यों नहीं करते। तीसरा ऑप्शन में बोला गया बच्चे को क्या कि तुम अपनी बैसाखी का इस्तेमाल करते हुए खेल के मैदान में जाओ, या क्यों नहीं जाते ऐसा उसको बोला गया, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन में आपका था पोलियो पीड़ित बच्चे अब पेश करेंगे गाना, ये तो नहीं है, क्यों, बच्चा अगर वो फिजिकली चैलेंज्ड है तो तब भी उसको तो एक्टिविटी, बाहर का एक्टिविटी उसको भी करना चाहिए, और टीचर्स का काम होता है एनकरेज करना, बच्चा कोशिश करेगा तो कर पाएगा, इसलिए सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 20, इफ समवन हैज intrinsic motivation to go for a jog every evening, she is most likely to jog for which reason, मतलब एक देखिए इंटरनली मोटिवेटेड है कि उसको जॉगिंग करना है, तो इसलिए यहाँ पर आप सवाल किया गया सी इज मोस्ट लाइकली टू जॉग फॉर व्हिच रीजन, वो क्यों जाता है जॉगिंग करने के लिए। सी दिया है क्यों जाती है जॉगिंग करने के लिए, ठीक है। सी लाइक्स द वे सी फील्स व्हेन सी जॉग्स, सी वांट्स टू प्लीज हर मदर बाय लूजिंग सम वेट, सी वांट्स अदर पीपल टू एडमायर हर फॉर जॉगिंग, ऑल ऑफ द एबव। अब इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन जो है यहाँ पर पहले देखिए, यहाँ बोला गया कि वो जो है इंटरनली मोटिवेटेड है, ठीक है, तो इंटरनली मोटिवेटेड है मतलब क्या, उसको ये पसंद है, इसलिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है कि सी लाइक्स द वे सी फील्स व्हेन सी जॉग्स। इसी को हिंदी में समझते हैं, यदि किसी को हर शाम जॉगिंग के लिए जाने की आंतरिक प्रेरणा है तो वो किस कारण से जॉगिंग करने की सबसे अधिक संभावना रखती है।
जब वो जॉगिंग करती है तो उसे जो महसूस होता है वो उसे पसंद है। वो कुछ वजन कम करके अपनी माँ को खुश करना चाहती थी। वो चाहती है कि अन्य लोग उसकी जॉगिंग की प्रशंसा करें। ये प्रशंसा करना या किसी को खुश करना नहीं, बल्कि वो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि वो जॉगिंग इसलिए करती है क्योंकि उससे उसको खुशी महसूस होती है या उसको ये पसंद है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, वन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टूडेंट सेंटर्ड प्रैक्टिसेस इज, ठीक है। द स्टूडेंट, ये स्टूडेंट सेंटर्ड बोला गया है, चाइल्ड सेंटर्ड है ये, ठीक है, याद रखिएगा। द स्टूडेंट्स डू मोस्ट ऑफ द टॉकिंग, होल ग्रुप, मोस्ट ऑफ द टॉकिंग मतलब ये डिस्कशन से रिलेटेड है। होल ग्रुप डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन की वजह से ये वाला ऑप्शन जो है गलत है। द टीचर इज द मेन फोकस, ये नहीं होगा क्योंकि ये चाइल्ड सेंटर्ड है। द टीचर डॉज मोस्ट ऑफ द टॉकिंग, ये भी नहीं होगा। तो आपका सही ऑप्शन जो है ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी को हिंदी में समझते हैं कि छात्र केंद्रित प्रथाओं की एक विशेषता है, ठीक है। छात्र केंद्रित प्रथाओं की एक विशेषता है, छात्र अधिकतर बातें करते हैं या बातें करते हैं का मतलब है डिस्कस करना, ठीक है। नेगेटिव वे में नहीं लीजिएगा इसको। पूरा समूह प्रत्यक्ष निर्देश की वजह से ये वाला नहीं होगा। शिक्षक मुख्य फोकस है, ये भी नहीं होगा। शिक्षक अधिकांश बातचीत करते हैं, ये भी नहीं होगा। आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। Question number 22. Which one is not the teacher role in student-centered learning? स्टूडेंट-सेंटर्ड लर्निंग में टीचर का कौन सा रोल नहीं होना चाहिए? फैसिलिटेटर, मोटिवेटर, ऑर्गेनाइजर, लेक्चरर। देखिए यहाँ पर टीचर जो है फैसिलिटेटर होंगे, यहाँ टीचर फैसिलिटेटर होंगे, मोटिवेटर भी होंगे, ऑर्गेनाइजर भी होंगे, बट लेक्चरर नहीं होंगे। छात्र केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की कौन सी भूमिका नहीं है? सुविधाकर्ता, प्रेरक, आयोजक, व्याख्याता। तो हिंदी में अगर हम इसको समझते हैं तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ये एक विशेषता के रूप में नहीं लिया जाएगा। जहां पर छात्र केंद्रित शिक्षा हो वहां पर शिक्षक की भूमिका के अंतर्गत व्याख्याता नहीं जाएगा। वो एक सुविधाकर्ता हो सकता है, प्रेरक हो सकता है, आयोजक हो सकता है। आपका इस क्वेश्चन का ऑप्शन जो सही होगा वो होगा डी ऑप्शन। Question number 24. What are some potential drawbacks of a teacher-centered classroom? पहला ऑप्शन है आपका collaboration may be discouraged. Students may have less opportunity to develop their communication and thinking skills. The instructor may not be engaging. Students may get bored and miss key information. All of the above. क्वेश्चन को पहले हम समझते हैं। यहाँ पर दिया था व्हाट आर द सम पोटेंशियल ड्रॉबैक्स ऑफ ए टीचर सेंटर्ड क्लासरूम, मतलब जो टीचर सेंटर्ड क्लासरूम होता है उसमें जो कमी है उसके बारे में पूछा गया। एक होता है कोलैबोरेशन में भी डिस्करेज्ड, हाँ हो सकता है क्योंकि यहाँ पर ग्रुप बनने नहीं देते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स में हैव लेस अपॉर्चुनिटी टू डेवलप देयर कम्युनिकेशन एंड थिंकिंग स्किल, तो बच्चों को थिंकिंग स्किल को डेवलप करने का मौका नहीं मिलता है। कम्युनिकेशन भी उनके बीच में नहीं होता क्योंकि यहाँ पर टीचर सेंटर्ड है, मतलब लेक्चर मेथड में ये चलेगा। द इंस्ट्रक्टर में नॉट बी एंगेजिंग, स्टूडेंट्स में गेट बोर्ड एंड मिस की इंफॉर्मेशन। बच्चे यहाँ पर क्या हो सकता है, बच्चे यहाँ पर बोर हो सकते हैं बच्चे, क्योंकि वहां पर एंगेज होने का उनको मौका नहीं मिलता है, वो लोग इन्वॉल्व नहीं हो पाते, उनका काम होता है बस सुनना, क्योंकि ये टीचर सेंटर्ड है। तो इसलिए ऑल ऑफ द एबव जो है बिल्कुल सही है आपका। उसी को हिंदी में समझते हैं कि शिक्षक केंद्रित कक्षा की कुछ संभावित कमियां क्या है, ठीक है। सहयोग को हतोत्साहित किया जा सकता है, तो सहयोग को यहाँ पर डिस्करेज किया जाता है, ठीक है। छात्रों को अपने संचार और सोच कौशल विकसित करने का कम अवसर मिल सकता है। छात्र जो है अपना सोच विचार को यहाँ पर व्यक्त नहीं कर पाते हैं, आपस में इनका विचार विनिमय भी नहीं होता है, बच्चों का आपस में बातचीत नहीं ज्यादा होता है, इसमें नहीं हो पाती है क्योंकि टीचर का मेन रोल होता है यहाँ पर। प्रशिक्षक आकर्षक नहीं हो सकता, छात्र उब सकते हैं और महत्वपूर्ण जानकारी चूक सकते हैं। मतलब यहाँ पर बोला गया कि बच्चे जो है बोर हो जाएंगे और जो भी मेन पॉइंट्स भी यहाँ पर छूट सकता है, बच्चों को समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए आपका सही ऑप्शन जो है डी है।
क्वेश्चन नंबर 25 जो बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि इन स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग द फोकस ऑफ द क्लास इज ऑन द टीचर। यहाँ बोला गया क्या कि स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग, ठीक है। यहाँ पर बोला गया है कि स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग और पूछा गया आपसे कि द फोकस ऑफ द क्लास इज ऑन टीचर, जो है ये सही है या गलत है। अब देखिए चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग में क्या फोकस होता है टीचर के ऊपर में, क्लासरूम का फोकस टीचर के ऊपर में होता है, ये तो नहीं होगा, इसलिए फोल्स है। 25 का ए ऑप्शन सही होगा। इन स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग द फोकस ऑफ द क्लास इज ऑन द टीचर, ये बिल्कुल फॉल्स है। छात्र केंद्रित शिक्षा में कक्षा का ध्यान शिक्षक पर होता है, ऐसा नहीं होता है, ये जो है छात्र पर होता है। क्वेश्चन नंबर 26 इन ए स्टूडेंट सेंटर्ड क्लास द स्टूडेंट्स ऑब्जर्व ऑल द नॉलेज दैट द टीचर ट्रांसमिट्स टू देम, यानी कि छात्र केंद्रित कक्षा में छात्र उस सभी ज्ञान को अवशोषित करते हैं जो शिक्षक उन्हें संचारित करता है। 26 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए इसको अगर समझिएगा, यहाँ पर बोला गया है कि टीचर्स जो भी इंफॉर्मेशन देते हैं बच्चे उसको जो है बस कलेक्ट कर लेते हैं, इतना काम तो नहीं होता है। जबकि ये है क्या, स्टूडेंट सेंटर्ड। स्टूडेंट सेंटर्ड मतलब यहाँ पर स्टूडेंट का एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है, तो वो लोग अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो वहां पर सिर्फ वो लोग टीचर जो बोल रहे हैं उसी को तो नहीं कलेक्ट करेंगे, बल्कि इनके तरफ से ये लोग काफी क्रिएटिव भी होते हैं, खुद से भी खोज कर सकते हैं। तो इसलिए 26 जो है ये फॉल्स होगा, ये एक ऑप्शन ट्रू होना चाहिए था और एक फॉल्स, ये जो है फॉल्स है, ठीक है। 26 का ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 27 ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टूडेंट सेंटर्ड टीचर्स इज दैट दे वुड गाइड देयर स्टूडेंट्स टू डिस्कवर एस्पेक्ट्स। सबसे पहले दिया है स्टूडेंट सेंटर्ड, ये ध्यान में रखिए। Teachers is that they would guide their students to discover aspects of the learning objective instead of always lecturing them on this information. तो यहाँ पर टीचर्स का काम सिर्फ लेक्चर देना नहीं होता है, बल्कि स्टूडेंट्स को ये लोग गाइड करते हैं कि वो लोग कुछ डिस्कवर कर पाए। ये स्टूडेंट सेंटर के बारे में बोला गया। जब चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग प्रोसेस चलता है तो उस टाइम पर टीचर्स क्या करते हैं, गाइड करते हैं बच्चों को ताकि बच्चे कुछ नया डिस्कवर कर पाए। ये बिल्कुल सही है, ठीक है। छात्र केंद्रित शिक्षकों की एक विशेषता यह है कि वे अपने छात्रों को हमेशा इस जानकारी पर व्याख्यान देने के बजाय सीखने के उद्देश्य के पहलुओं की खोज करने के लिए मार्गदर्शन करेंगे। ये बिल्कुल सही है, ट्रू फॉल्स जो दिया गया है ये आपका ट्रू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 बीइंग स्टूडेंट सेंटर्ड इज गिविंग स्टूडेंट्स टाइम टू आस्क क्वेश्चंस, to reflect on their learning, to give the teacher feedback out an activity or the class। ये भी स्टूडेंट सेंटर्ड के बारे में बोला गया। यहाँ पर स्टूडेंट्स को टाइम दिया जाता है क्वेश्चंस पूछने के लिए, उनका लर्निंग में इसका जो है इसका देखिए बच्चे अगर पढ़ते हैं और अगर वहां पर सवाल करते हैं तो इसका असर जो है उनका पढ़ाई में बहुत अच्छा पड़ता है। टू गिव द टीचर फीडबैक अबाउट एन एक्टिविटी और द क्लास, और क्लास के बारे में अगर टीचर को वो लोग फीडबैक दे रहे हैं, मतलब फीडबैक देने का भी मौका उनको मिल रहा है, तो ये बहुत अच्छा होता है और ये चाइल्ड सेंटर्ड में ही होता है। इसी को हिंदी में समझते हैं कि छात्र केंद्रित होने से छात्रों को प्रश्न पूछने, अपने सीखने पर विचार करने, शिक्षक को किसी गतिविधि या कक्षा के बारे में प्रतिक्रिया देने का समय मिल रहा है। ये बिल्कुल सही है। जब छात्र केंद्रित होता है ना शिक्षा, तभी बच्चे जो है प्रश्न पूछ सकते हैं और पूछते भी हैं, उनको प्रश्न पूछने का मौका दिया जाता है, वो लोग अपना विचार को व्यक्त करते हैं। शिक्षक को किसी भी गतिविधि, कोई भी एक्टिविटी के बारे में, क्लास के बारे में प्रतिक्रिया भी प्रदान करते हैं, फीडबैक भी देते हैं। ये आपसे पूछा गया ट्रू है या फॉल्स है, ये आपका ट्रू होगा। तो यही तक था क्वेश्चंस, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। कहीं पर कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करके जरूर पूछिए, और इसका पीडीएफ के लिए आप लोगों को एक कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ ऑप्शन मिलेगा, जहां पर एक व्हाट्सएप ग्रुप है, वहां पर आप लोग ज्वाइन हो जाइए, आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। पढ़िए, मेहनत कीजिए, क्वेश्चंस को समझिए, आंसर्स बनाइए, और कम दिन है, थोड़ा दिन और बस मेहनत कर लीजिए, फिर आप लोगों को काफी रेस्ट करने का मौका मिलेगा। एक बार सिलेक्शन जब हो जाता है फिर रेस्ट ही रेस्ट है।
जिस दिन आपका सिलेक्शन लिस्ट में नाम आता है उस दिन से बस आप रेस्ट कीजिएगा। हर चीज आपको अच्छा लगता है, मतलब आपको हर मौसम भी अच्छा लगेगा, गर्मी भी, जो जिस गर्मी से आप परेशान है वो गर्मी भी आपको अच्छा लगने लगेगा। ठीक है, पढ़ते रहिए, मेहनत कीजिए, खूब आगे बढ़िए। और आगे बढ़ने के लिए उस लेवल का मेहनत भी करना जरूरी है, तो आप लोग लगे रहिए।